सभी को नमस्कार। आज हम अपने भारत की परंपरागत कशीदाकारी या कढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में जो कढ़ाई की जाती है उसको कशीदा कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसीलिए हम इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। कश्मीर के कशीदे के नमूनों में प्रकृति की झलक दिखाई देती है, यानी ये जितने भी नमूने इस कशीदे में उपयोग में आते हैं वो सभी प्रकृति की झलक साथ में लिए रहते हैं, जिसमें फूल, पत्ती, विभिन्न प्रकार के पक्षी आदि इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। कशीदा करने वाले कलाकार कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक वातावरण को वस्त्र पर जीवंत कर देते हैं। कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को औखमी के नाम से भी जाना जाता है। औखमी जो कि एक कश्मीरी टाँका है और इसका अर्थ होता है कि कश्मीर की कशीदाकारी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली और वैभवशाली होती है। इसे कश्मीर का टाँका भी कहते हैं। औखमी को कश्मीर का टाँका भी कहा जाता है। कढ़ाई का कार्य यहाँ पर मुख्यतः पुरुष लोग करते हैं और इसके नमूनों में पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, झीलें, पशु पक्षी, फूल, पत्ती, फल आदि का चित्रण बहुत सूक्ष्मता और कुशलता से किया जाता है। और इसमें जो भराई का कार्य है, यानी जो नमूना है उसमें जो फिलिंग का कार्य है वो सैटिन के टाँकों द्वारा किया जाता है, यानी सैटिन स्टिच, जिसको हम बर्मा स्टिच भी कहते हैं। कश्मीर के शॉल सुंदर कढ़ाई, रंग संयोजन, डिज़ाइन, कलाकार की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, कलात्मकता और कोमलता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यदि हम इसके इतिहास की तरफ चलें तो कश्मीर की कढ़ाई कला का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के शॉल पर कढ़ाई का प्रारंभ ईसा से 300 वर्ष पूर्व से हो चुका था और उस समय भी कश्मीर अपने उत्कृष्ट शॉल के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध था तथा वहाँ के शॉल कानिकर के नाम से बेचे जाते थे। उस समय ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय थी। इतिहासकार डॉक्टर मोती चंद्र लिखते हैं कि 1100 ईसा पूर्व में कश्मीर की ब्रोकेड टेपेस्ट्री बहुत लोकप्रिय थी। मुगल काल में 15वीं शताब्दी यानी 1500 वर्ष ईसा पूर्व में सुल्तान जैन उल अबिदीन ने शॉल उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहित किया। उन्होंने पर्शिया से कुछ प्रवीण, कुशल और कुशाग्र बुद्धि वाले बुनकरों को कश्मीर में शॉल निर्माण के लिए बुलाया और उन बुनकरों के द्वारा विभिन्न रंग संयोजन और विभिन्न टाँकों के प्रयोग से उत्कृष्ट शॉलों का निर्माण भी करवाया। उनके द्वारा बनाए गए शॉल में फारसी और कश्मीरी दोनों ही कलाओं का सम्मिश्रण दिखाई देता था। समरकंद में प्रारंभ हुई कश्मीर की कढ़ाई का उल्लेख हमें दीन अकबरी में भी मिलता है, अर्थात अकबर के शासनकाल में इस कला को बहुत प्रोत्साहन मिला। वे उत्कृष्ट शॉलों के लिए कलाकार को इनाम देते थे और इस कारण वहाँ के कलाकारों में एक से बढ़कर एक नमूना बनाने की होड़ लगी रहती थी और विदेशों में भी शॉल की बहुत मांग थी। 17 और 18वीं शताब्दी में यहाँ के शॉल लूम पर बनाए जाते थे। ठीक है, लूम आप सब जानते हैं, तो लूम पर बनाए जाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया जिस दौरान, उस काल में इस कला का बहुत ह्रास हुआ, यानी इस कला को बहुत नुकसान पहुंचा, जिससे जितने भी शॉल बनाने वाले कलाकार थे वो बेरोजगार हो गए। और उसका कारण क्या था कि उन्होंने ये अंग्रेजी शासन में जो ये लूम थे इनके ऊपर बहुत टैक्स लगा दिया गया और ये टैक्स पे करने में या उसको चुकाने में ये कलाकार
सक्षम नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने उस धंधे को यानी इस कार्य को छोड़ दिया और दूसरा कार्य करना शुरू कर दिया, जैसे कारपेट बनाना आदि। लेकिन कुछ बुनकरों ने हाथ से शॉल को बुनना प्रारंभ किया। करघे पे टैक्स था तो उन्होंने हाथ से इसकी बुनाई की। हैंड वोव्स शॉल उस समय में बनने लगे। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ख्वाजा यूसुफ और अर्मेनियन ने इस कला को पुनर्जीवित किया और शॉल पर लगने वाले या करघे पर लगने वाले टैक्सेस को कम किया और उससे वहाँ पर पुनः इनका निर्माण किया जाने लगा। प्रारंभ में शॉल बनाने का काम लूम पर होता था, परंतु लूम के उपयोग पर टैक्स लगाए जाने से शॉल निर्माण कार्य हाथ से ही किया जाने लगा और शॉल पर कढ़ाई के लिए पहले नमूने कागज पर छापे जाते थे, फिर उस नमूने को कोयले के पाउडर की सहायता से प्लेन शॉल के ऊपर छाप दिया जाता था। दारूखा नामक टांके से कढ़ाई की जाती थी और जिससे आप ये पता लगाना मुश्किल होता था कि सही सीधा किस तरफ से, यानी शॉल के दोनों तरफ आपको एक जैसा ही एम्ब्रॉयडरी आपको नजर आती थी। दारूखा कढ़ाई बहुत बारीक, सूक्ष्म और सफाई से की जाती थी कि शॉल का उल्टा और सीधा पक्ष पहचानना कठिन था। इस कढ़ाई से बने शॉल से ऐसा प्रतीत होता था मानो शॉल लूम पर तैयार किया गया हो, यानी आप पता नहीं कर सकते कि हैंड वोवन है या ये लूम पर बनाया गया है। अब हम आते हैं कश्मीरी शॉल के प्रकारों पर। तो कश्मीरी शॉल विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगा और सबसे गर्म जिसे हम कहते हैं वो है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल काफ़ी बहुमूल्य होता है। यह उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन से बने, बहुत गर्म, वजन में हल्के, महीन और कोमल होते हैं और एक दुर्लभ पशु एशियन बकरी जिसे कपरा हरकस के नाम से जाना जाता है उसकी ऊन से बनाया जाता है। तिब्बती इस शॉल को बहुत पसंद करते हैं, अतः इस शॉल का निर्यात भी तिब्बत में ही किया जाता है। पहले यहाँ के राजा महाराजा शौक से इस शॉल को रखते थे और आपसी आदान प्रदान और उपहार लेने देने में इनका प्रयोग किया जाता था। यह शॉल सर्वसाधारण के उपयोग के लिए नहीं होते क्योंकि ये बहुत अधिक कीमती होते हैं। भारत इस शॉल का व्यापार तिब्बत के साथ करता है। इन शॉलों पर सूक्ष्म, बारीक और महीन और उत्कृष्ट नमूने बने रहते हैं। दूसरा प्रकार है इसका दुशाला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दो शॉल को मिलाकर बनता है, यानी दोहरी लेयर में होता है। इसमें दो एक तरह के शॉल को एक साथ इस तरह से मिलाकर सिलाई कर दी जाती है कि दोनों एक ही शॉल की तरह दिखते हैं और निश्चित रूप से क्योंकि इसमें दो शॉल इसमें सम्मिलित होते हैं तो ये गर्म होता है और कॉस्ट भी कुछ अधिक होती है, यानी दो शॉल की कॉस्ट इसके अंदर सम्मिलित होती है, तो ये भी महंगे होते हैं। तीसरा प्रकार है कसाबा। तो ये शॉल जो होते हैं कसाबा वाले, ये आकार में चौकोर होते हैं। यूरोप के जो लोग हैं वो इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। ट्विल बुनाई अथवा बास्केट बुनाई के द्वारा इन शॉलों को तैयार किया जाता है। सादे शॉल पर आकर्षक, सुंदर और उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। इसी का एक और प्रकार है शॉल का जामवार। तो यह शॉल प्योर ऊन अथवा कॉर्ड्स वूल से बनाया जाता है और इन पर फूल पत्तियों के आकर्षक नमूने बने रहते हैं। शॉल का जो बॉर्डर होता है वो ब्रोकेड का होता है जिसमें रेशमी धागों से अति सुंदर और उत्कृष्ट नमूने बने होते हैं। कुछ शॉलों पर शिकार करते चित्रों को भी उकेरा जाता है जिसे शिकारगढ़ शॉल कहते हैं। राइट। एक और जो प्रकार है इसका दो रुखा। यह भी दो शॉलों को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। कभी कभी दोनों शॉलों के रंग, नमूने और रंग संयोजन एक जैसे होते हैं और कई बार दोनों शॉलों को भिन्न भिन्न रंगों और नमूनों से बनाया जाता है और फिर दोनों जो शॉल होते हैं उनको एक साथ मिलाकर सिल देते हैं। कुछ शॉल पर धूप छांव जैसा प्रभाव देने वाला नमूना बनाया जाता है जो कि अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि ये लूम पर बुनाई क्रिया द्वारा निर्मित किया गया हो। इस तरह के आपने देखे होंगे जिसको हम कहते हैं कि दोनों साइड से हम उन शॉल को उपयोग कर सकते हैं कि एक तरफ अगर उनका रंग संयोजन अलग अलग है दोनों शॉल में, तो एक तरफ
अलग रंग होता है, दूसरी तरफ अलग रंग होता है, तो आप दोनों साइड से उसको ओढ़ सकते हो। कश्मीर की कढ़ाई कला में कई विविधताएं होती है, जैसे रफूगिरी, झलक, डोजी, डोरिया आदि। कढ़ाई साधारण टाँके जैसे साटिन स्टिच या बरवा स्टिच, उल्टा बखिया, फंदे वाले टाँके, साधारण टकाई के टाँके जिसको हम सिंपल रनिंग स्टिच भी कहते हैं, हेरिंग बोन टाँके और चेन स्टिच से बनाए जाते हैं। कढ़ाई रंग बिरंगे ऊनी और रेशमी धागों से की जाती है। कश्मीर का कशीदा वहाँ के पुरुषों और युवाओं के द्वारा किया जाता है और नमूने प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं। कश्मीरी कढ़ाई कलाकार अपनी कलात्मकता, बुद्धि, विलक्षण कल्पना शक्ति और प्रवीणता से प्रकृति का जीवंत चित्रण वस्त्र पर उतारते हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म नमूनों और बाह्य रेखाओं को भी स्पष्ट और सुंदर ढंग से बनाते हैं। कश्मीर की कढ़ाई कला पिता से पुत्र को वंशानुगत हस्तांतरित होती है। वहाँ के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो 7 से 8 साल की उम्र में ही ये कढ़ाई का काम करने लगते हैं और 15-16 की उम्र तक वे कुशल और प्रवीण हो जाते हैं। कशीदा कढ़ाई वस्त्र के दोनों तरफ से एक समान होती है। कढ़ाई में रंग बिरंगे ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है। समस्त कढ़ाई एक समान, सूक्ष्म, बारीक और महीन दिखती है। कहीं पर भी आपको गांठें नहीं दिखेंगी या उसमें आपको खुरदरापन नहीं दिखेगा, रुखड़ापन नहीं दिखेगा। नमूनों में फूलों के गुच्छे, फलों के गुच्छे, चिनार की पत्तियां, ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है चिनार की पत्तियां, क्योंकि वहाँ चिनार के वृक्ष अधिक होते हैं। रंग बिरंगी तितलियां, चिड़ियां, विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे मोर, तोता, किंगफिशर आदि के चित्रों को इस पर कशीदे से अंकित किया जाता है। कश्मीर के कशीदे में मानव आकृति और पशुओं का चित्रण नहीं होता, ये इसकी विशेषता है। इस कढ़ाई का सौंदर्य, रंग संयोजन, कलात्मकता अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय होती है। शॉल तथा स्कार्फों पर रफूगिरी की कढ़ाई अत्यंत कुशलता और प्रवीणता से की जाती है। कश्मीरी कढ़ाई में जिन रंगों का प्रयोग करते हैं वो हैं सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, नीला, हरा आदि। इसके अतिरिक्त नीला, बैंगनी तथा नारंगी रंग भी काम में लिया जाता है। कढ़ाई करने से पूर्व नमूनों को वस्त्रों पर छापा जाता है, उतारा जाता है और नमूने उतारने का काम कुशल ट्रेसर करते हैं जिनको नक्शाबंद कहते हैं। यानी नक्शाबंद लोगों का क्या काम है? नमूनों को वस्त्रों के ऊपर उतारना, डिजाइन को छापना। नमूने की बाह्य रेखाएं कलम से या पेन से बनाई जाती है और मध्य का हिस्सा कोयले के पाउडर की सहायता से छापा जाता है। यानी आउटलाइन तो उसकी पेन से कर देते हैं और अंदर का कोयले के पाउडर से। शॉल में कढ़ाई शॉल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है और इसी के आधार पर कढ़ाई का नामकरण भी किया जाता है। कई बार पूरे शॉल पर छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं और कई बार इसके बॉर्डर पर कार्य किया जाता है। शॉल के बॉर्डर भाग पर की जाने वाली कढ़ाई हाशिया कहलाती है। शॉल के दोनों किनारों पर की जाने वाली कढ़ाई को फाला या पल्लू कहते हैं। जब बॉर्डर को चेन और साधारण टंकाई के धागे यानी सिंपल रनिंग स्टिच से काढ़ा जाता है तो उसे तंजीर या जंजीर कहते हैं। शॉल के कोनों पर फूलों के गुच्छे वाली कढ़ाई कुंज बूटा कहलाती है। फूल पत्तियों वाले नमूने को बूटा कहते हैं। बूटों की संख्या के आधार पर ही इसका नामकरण किया जाता है। जैसे जब फूलों के गुच्छे वाले नमूनों को 2 कतारों में कपड़े पर छापा जाता है तो इसे 2 कद 5 कतारों में होता है तो शेकद तथा 5 कतारों से अधिक संख्या में काढ़े जाते हैं तो वो तुकादार कहलाते हैं। सफेद पृष्ठभूमि पर जब हरे रंग के धागे से कुंज बूटा बनाते हैं तो उसे आलिफदार कहते हैं और फूलों की किरणों वाली कढ़ाई मोतन बाग कहलाती है। तो ये कुछ नाम है जो कि वहाँ के लोग उसका प्रयोग करते हैं नामकरण में भी। तो आगे आप भी इस प्रकार की कोई परचेजिंग करें, जब आप कश्मीरी कोई वस्त्र खरीदते हैं तो आपको ये पहचानने में
सहायता मिलेगी कि ये कौन से बूटे, किस प्रकार के बूटों वाली शॉल हम खरीद रहे हैं या वस्त्र हम खरीद रहे हैं। ये थी कश्मीरी शॉल की बात। अब हम बात करते हैं कश्मीरी नमदे, कालीन या तथा गब्बा की। कश्मीर का नमदा गलीचे के समान काम आने वाला एक मोटा वस्त्र है। गलीचे ऊन को जमा कर यानी फेल्टिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। कई छोटे छोटे और बेकार हुए ऊनों को उच्च दबाव, तापक्रम और नमी के द्वारा जमा दिया जाता है। ऊन आपस में फंसकर जमने की क्षमता लिए होती है, तो इतने मोटे वस्त्र पर भी वहाँ के कलाकार उत्कृष्ट नमूने काढ़ लेते हैं। कढ़ाई मुख्यतः चेन स्टिच से की जाती है और चटक रंगों के ऊनी धागों से नमूने काढ़े जाते हैं। इनमें चिनार की पत्तियों के साथ सुंदर रंग की सुकोमल टहनी, फल, फूल, लताएं, पक्षी आदि के नमूने बनाए जाते हैं। नमूने बड़े होते हैं जिससे पूरा नमदा भर जाता है। शिकार बाग, बबूलदार, गुलदार, बादामदार आदि के चित्रों को भी कुशलतापूर्वक नमदों पर काढ़ा जाता है। और ये जो नामकरण है उनकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बबूल का जब प्रयोग करते हैं तो बबूलदार कहलाता है, फूलों का करते हैं तो वो गुलदार कहलाता है, बादाम के आकार में करते तो वो बादामदार कहलाता है। गब्बा का अर्थ होता है फिरन, यानी जो आपने कुछ कुर्ते देखे होंगे जो कि आपके ऊनी कुर्ते होते हैं और रेडीमेड कुर्ते आपको मिल जाते हैं जिनको हम फिरन कहते हैं। तो ये गब्बा या फिरन पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हैं और सर्दियों के मौसम में पहनने वाले वस्त्र हैं। गब्बे निम्न कोटि की ऊन से तैयार किए जाते हैं और सुंदर नमूनों से इसकी सजावट की जाती है। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में लूम पर टैक्स लग जाने के कारण वहाँ के कलाकारों ने शॉल बनाना छोड़कर दरी बनाना या कारपेट बनाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि शॉल के निर्माण में बहुत समय भी लगता था और श्रम भी लगता था, जिससे उनकी कॉस्ट या उनका खर्च जो है वो बढ़ जाता था और मांग कम थी तो वो बिकते नहीं थे। इसलिए वहाँ के कलाकार कढ़ाई, शॉल आदि बनाना छोड़कर दरियाँ बनाने में लग गए। टेपेस्ट्री वर्क द्वारा कारपेट बनाए जाते थे। इन्हें सुंदर और आकर्षक नमूनों से सजाया जाता है। हालांकि टेपेस्ट्री वर्क द्वारा कारपेट निर्माण करना बहुत महंगा है, श्रम साध्य है, मेहनत वाला काम है और एक दरी को पूरा करने में अगर हम इस विधि से बनाएं, टेपेस्ट्री विधि से, तो 1.5 से 2 माह का समय लग जाता है एक दरी बनाने में। आज भी कश्मीर में सुंदर नमूनों में शॉल, दरियाँ, नमदे, गब्बे आदि बनाए जाते हैं और आपको इसके साथ ही कश्मीरी सूट भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इनमें पहले की तरह बारीकी, सूक्ष्मता, महीनता और सुंदरता देखने को नहीं मिलती है। हालांकि भारत सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में कश्मीर के बने शॉल, नमदे, कालीन, गब्बे आदि को बेचने हेतु कई विक्रय केंद्र या बिक्री केंद्र भी खोले गए हैं ताकि इस कला को और फैलाया जा सके और इसको बढ़ावा मिल सके, ताकि हमारी जो परंपरागत कढ़ाई है ये जीवित रह सके और हम सभी इसका प्रयोग कर सकें। तो ये थी कश्मीर का अगली क्लास में कसूती की और कांथा की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।